कल अपन ने एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न कर लिया था। ठीक है, आज अपन करेंगे अगले क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले कल अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी। क्या थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय? तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी a = bq + r, और ये r का मान क्या होता था? 0 या 0 से अधिक और r b से कम। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी अपने पास। a क्या था? भाज्य, b क्या था? भाजक, q क्या था? भागफल, और r क्या था? शेषफल। और शेषफल का जो मान होता है वो किसी भाजक से कम होता है, 0 या 0 से अधिक और भाजक से कम। ठीक है, अब इस प्रश्न में अपन देख रहे हैं कि हमारे को सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक को। देखिए ये जो a है वो a क्या था? धनात्मक पूर्णांक होता है। a क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? विषम पूर्णांक की। ठीक है, तो हमारे को धनात्मक समपूर्णांक नहीं लेने, क्या लेने हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक। और यहाँ देखिए, यहाँ q के गुणा में कितना है? 6। यहाँ q के गुणा में कितना है? 6। तो यहाँ q के गुणा में क्या आता है? b। इसका मतलब हो गया कि इस b की जगह हमारे को क्या मानना है? 6। तो मानना कि प्रश्न में q के गुणा में यहाँ 6 है, और यहाँ q के जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होते हैं उसमें q के गुणा में क्या आता है? b। तो इसका मतलब है कि अपने को b का मान कितना मानना है? 6। तो माना कि b = 6, और b का मान, b क्या था? भाजक। तो अगर भाजक का मान आपके पास 6 आ गया तो r का मान क्या आएगा? तब r बराबर, तो r का मान कितना होता जाएगा? 0 हो सकता है। शेषफल है, अगर भाजक आपके पास 6 है तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। ठीक है, अब ये जो r के मान आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखे हैं, इन सभी मानों पर हम किसका मान निकालेंगे? 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं r बराबर 0 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये वाली थी, तो इसमें देखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा? b की जगह तो हम रख देंगे 6, q और r की जगह कितना रख रहे हैं? 0। तो यह आपके पास कितना आ गया? a बराबर 6q। अब ये 6q है जो है वो सम है या विषम? बताओ, a बराबर 6q क्या है? सम है। क्यों है सम ये? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ कितना है? q के गुणांक में कितना आ रहा है? 6, और 6 क्या होती है? सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है? सम संख्या। तो 6 किससे विभाजित हो रही है? 2 से, तो ये पूरी क्या हो गई? 6q क्या हो गया? सम संख्या हो गई। ठीक है, तो लेकिन हमारे प्रश्न जो बात कर रहा है वो बात किसकी कर रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक की। ये तो क्या आया? सम पूर्णांक आया, तो इसको अपने को नहीं लेना है। चलो r बराबर अब कितना रख देते हैं? 1 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो r बराबर 1 इसमें रखिए, a बराबर b का मान कितना? 6, q और r का मान 1। अब देखिए ये 6q क्या है? सम पूर्णांक। ठीक है, और सम संख्या में 1 जोड़ दें तो क्या आएगा? विषम पूर्णांक। क्या है ये?
विषम पूर्णांक। सम संख्या में एक जोड़ दे तो क्या प्राप्त होती है? विषम। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास? विषम पूर्णांक आ गया। इसी प्रकार ये सारे मान रखेंगे अपन, r बराबर 2 पर चेक करेंगे, r बराबर 3 पर, 4 पर और 5 पर भी, तो r बराबर 2 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो a बराबर 6q प्लस 2। देखिए ये 6q प्लस 1 क्या आई थी? विषम पूर्णांक। इस 6q प्लस 1 में एक को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 6q प्लस 2। तो ये क्या आएगा? समपूर्णांक। क्या है ये? समपूर्णांक। ऐसे भी देख सकते हैं, ये 6q, इसमें 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो ये तो क्या है? सम संख्या। और ये भी क्या है? 2 भी सम संख्या। सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आएगी? सम संख्या। ठीक है, चौथा r बराबर 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो r बराबर जब 3 रखते हैं अपन, r बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये a बराबर b का मान 6q प्लस और r का मान कितना रख दिया? 3। ये देखिए ये 6q क्या है? सम, और ये क्या है? विषम। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगी? विषम। तो ये क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। ठीक है, फिर 5 नंबर, r बराबर कितना रखेंगे? 4 पर। जो भी r के मान है वो सारे रख के चेक करेंगे। r बराबर 4 पर आपके पास आएगा ये a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। a बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस 4। ये सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है 6 में। ये भी क्या है? सम संख्या। और सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आएगा? सम संख्या। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? समपूर्णांक। इसी प्रकार से r बराबर 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? ये 6q प्लस 5, और ये कौन सा आएगा? विषम पूर्णांक। सम संख्या और विषम संख्या एकांत क्रम में चलती है। देखिए सबसे पहले 0 रखा तो सम आया, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। ठीक है, r के मान सारे रख दिए अपन ने। 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया। इन सभी मानों पर हम देख रहे हैं कि r बराबर 0 पर तो ये क्या आया? समपूर्णांक। r बराबर 1 पर a बराबर कितना आया? विषम पूर्णांक आ गया। r बराबर 2 पर कितना आया? सम। हमारे को जो प्रश्न पूछा है वो किसके बारे में पूछा? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इन ये 5 स्थितियां, 6 स्थितियां अपन ने लिखी हैं, इन 6 स्थितियों में ऐसी स्थितियां देखी हैं जिसमें हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन सा प्राप्त हुआ है? एक तो ये प्राप्त हुआ है विषम पूर्णांक, और एक r बराबर 3 पर, और एक r बराबर 5 पर। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट है, उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, और विषम पूर्णांक किस रूप में? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का। यहाँ 6q किसी अपने को पता चल जाएगा कि b का मान कितना लेना है? 6, और b का मान 6, मतलब भाजक का मान आपने 6 लिया, तो शेषफल कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। यह आपको कल भाग दे के बताया था, 4 का भाग दिया था अपन ने, वहां से पता किया था कि शेषफल क्या क्या हो सकता है? भाजक से कम ही प्राप्त होता है शेषफल, तो 0 प्राप्त हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। और इन सभी मानों पर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में
ये आर का मान जैसे 0 रखा तो आपके पास 6Q आया। 6Q क्या है, समपूर्णांक है। फिर आर बराबर 1 पर क्या रखा, आर बराबर 1 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 6Q प्लस 1, ये क्या आया, विषम पूर्णांक। फिर आर बराबर 2 पर यह आया समपूर्णांक। इस प्रकार से अपने ये मान निकाले। और विषम पूर्णांक की बात करा तो इनमें से हमने जो विषम पूर्णांक है उनको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, इसको समझिए पहले क्वेश्चन को। एक आर्मी सेना है, 616 सदस्य हैं। उसमें सेना में सदस्य कितने हैं, सेना में सदस्य हैं 616 आदमी हैं। ऐसे कितने हैं, 616 आदमी हैं। अच्छा, और एक आर्मी बैंड है। आर्मी बैंड जो अपने जो बाजे वाले होते हैं ना, वो शादी में आते हैं ना बाजे वाले, वैसे तो आर्मी में भी बाजे वाले होते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्मी बैंड। उन्हें 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे इनको खड़ा करना है। आर्मी बैंड में सदस्य कितने हैं, 32, और 32 सदस्य हैं। इनके पीछे इस आर्मी, इन सैनिकों को अपने को खड़ा करना, आर्मी को खड़ा करना है, ये जो आर्मी बैंड हैं इनके पीछे। ठीक है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसको समझिए, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें अपने को करना क्या है, किस प्रकार से ये स्तंभ जो हैं वो कितने स्तंभ बनेंगे और ये स्तंभ किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ये इसको करना कि प्रत्येक आर्मी बैंड के पीछे अपने ये सैनिक तैयार कर दीजिए। समान संख्या का मतलब है, ये इसमें लिखा है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले, मतलब जैसे ये जो लाइन है इसमें अगर आपके पास 25 सदस्य हैं या 25 सैनिक हैं, इसमें कितने सैनिक खड़े हो गए, ये जो लाइन है इस लाइन में कितने सैनिक आ गए, 25, तो इस लाइन में भी कितने आने चाहिए, 25 ही आने चाहिए समान सदस्य वाले स्तंभों में। मतलब इस लाइन में अगर 25 सैनिकों को अपने लगा दिया तो इस लाइन में भी कितने होने चाहिए, 25। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें तो 25 लगा दिया, इसमें 24 आ गया, इसमें लास्ट में जो बचे कितने हैं 20, तो वो 20 का इसमें लगा दिया। नहीं, सब में समान संख्या होनी चाहिए। अगर इसमें 25 है तो इसमें भी 25 होनी चाहिए। अगर इसमें 30 सदस्य आपने 30 सैनिक इसमें इस लाइन में लगाए हैं तो 30 सैनिक इसमें होने चाहिए, 30 सैनिक इस लाइन में होने चाहिए, 30 ही इसमें होने चाहिए। तो इस प्रकार से समान संख्या वाले स्तंभों में लगाना है उनको। अब कैसे लगाएंगे देखिए। तो अपन जैसे स्कूल में प्रार्थना सभा में जब अपन लाइन लगाते हैं, ठीक है, बच्चे हैं अपने स्कूल में 400, कितने हैं 400, तो क्या 400 लाइन लगती है क्या, या लाइनों की संख्या क्या होती है, कम होती है ना। ठीक है, इसका मतलब जो भी संख्या आएगी वो क्या आनी चाहिए, 616 सदस्य है तो इन 616 से क्या होनी चाहिए, लाइनें क्या होंगी, इनसे कम होंगी। और कम के लिए हम क्या निकालते हैं, मैस है। क्या निकालते हैं, मैस है। हमेशा ध्यान रखना कि जो लेस है जो आता है, जैसे दो संख्याओं का हम लेस निकालते हैं तो वो लेस है तो जो दो संख्याएं हैं तो या तो लेस 616 आएगा या 616 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। लेस हमेशा या तो बड़ी वाली संख्या के बराबर आता है या उससे अधिक आता है। और मैसेज जो होता है वो क्या होता है, इन संख्याओं से या तो छोटी संख्या के बराबर आएगा या उससे कम आएगा। मैसेज जो आता है हमेशा, जैसे दो संख्याओं का अपन मैसेज निकालते हैं तो मैसेज हमेशा या तो जो छोटी वाली संख्या उसके बराबर आएगा या उससे कम आएगा। हमेशा ध्यान रखो। लेस है तो क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो आएगी या उससे बड़ी आएगी। और मैसेज क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो वो आएगी या उससे कम आएगा। तो यहाँ पे जो लाइनों की संख्या लगाएंगे, 616 सदस्य आर्मी में है, ठीक है, तो और 32 सदस्य में क्या है, आर्मी बैंड है। तो जो मैसेज निकालेंगे या तो मैसेज 32 आएगा या 32 से भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब
और स्तंभों की संख्या जो आप जानते हैं कि 616 आदमियों को लाइनों में लगाना है, तो लाइनों की संख्या कम ही आएगी। इसके लिए इसका मतलब है क्या निकालना है, इसका में से निकालना है। क्या निकालना है, में से। तो यहाँ इसका उत्तर देखो किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेना के सदस्यों की संख्या, सेना के सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या ये कितनी है, 32। ठीक है। अब इन समूह समान संख्या वाले स्तंभ, तो स्तंभों की संख्या, समान संख्या वाले स्तंभों की क्या निकालनी है, संख्या। समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या, और स्तंभ का मतलब जब इनकी लाइन लगानी है तो लाइन हमेशा इनकी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, बस 616 आदमी हो गए, 616 आदमियों की लाइनें क्या होंगी, जैसे 30-30 की लगाएंगे तो 616 से तो कम ही लगेंगी। इसके लिए इनका क्या निकालना पड़ेगा, में से निकालना पड़ेगा, SCF किस किस का, 616 और 32 का। और SCF निकालना पर निकल बताया था यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से। ठीक है, 616 और 32 का यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से ही में से निकालेंगे इसका। तो किस प्रकार से निकालते हैं में से 616 और 32 का, तो देखिए मैंने बताया था कि जो छोटी संख्या होती है 32 छोटा है किससे, 616 से। तो एक बार हम इधर भाग दे लेते हैं, फिर जो भाग देंगे उसको यहाँ पे चरणबद्ध लिख देंगे यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो 32 का भाग देंगे किसमें, 616 में। 32 का भाग 616 में देंगे में से निकालने के लिए। तो सबसे पहले 61 में भाग दिया, 32 का कितनी बार गया, एक बार, यहाँ क्या आया 32। एक में से 2 नहीं घटता है, तो क्या लिया इधर से 10, 10 से 11, 11 में से 2 गया तो 10 में से 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ कितना शेष 5, 5 में से 3 घटाया तो कितना आया, तो ये 29 हो गया। अगली संख्या यहाँ उतार लीजिए कितनी, 6, 256। तो 256 में भाग देंगे किसका, 32 का। तो 256 में 32 का भाग लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार। क्यों, 32 का भाग कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार। देखें 9 दूनी 18, अंश की 1, 9 3 27, 27 और 1 28। ठीक है, शेषफल कितना बच गया, 16, 16 में से 8 घटाया तो 8, यहाँ 0। अब देखिए ये शेषफल 8 बच गया, आगे कोई संख्या नहीं उतारने के लिए, कोई अंक नहीं आगे उतारने के लिए। तो अब दूसरा भाग चालू जाएगा, जो शेषफल आता है उस शेषफल का किस विभाग देंगे, पहले वाले भाजक में। तो इस 8 में 8 का भाग देंगे किसमें, 32 में। तो 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया, 0। अब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे लास्ट बार भाग किसका दिया अपन ने, 8 का। अंतिम भाजक क्या हो गया, 8। तो ये 8 ही क्या हो जाएगा, इसका में से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ गया तो ये तो अपने पास रफ काम हो, ये जो काम करना है वो रफ पढ़ने पे करना है। इसको देखते हुए ये चरण लिखने हैं। तो कितने भाग किए अपन ने, 2 भाग किए। पहला भाग 32 का, दूसरा किसका किया, 8 का। तो इसमें 2 स्टेप लिखनी है। तो यूक्लिडी विभाजन देखो, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से क्या होती है, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय, a बराबर bq प्लस r, और r का मान क्या होता है, 0 या 0 से अधिक और b से कम। ठीक है, तो चरण फर्स्ट, पहला चरण क्या हो गया कि a क्या है, भाज्य। भाज्य कितना है पहले भाग में, 616। b क्या होता है, भाजक, 32 गुणा q क्या है, भागफल, कितना आया 19, और शेषफल कितना आया 8। ठीक है, दूसरा चरण, 2 भाग किए हैं तो 2 चरण आएंगे। दूसरे भाग में भाज्य कितना था, 32, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो 32 क्या आ गया, भाज्य। ठीक है, फिर भाजक 8 गुणा भागफल कितना 4, और प्लस शेषफल कितना 0। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो अंतिम भाज्य क्या आ गया 8। यहाँ लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक 8 है, अतः HCF किस किस का, 616 और 32 का कितना आएगा 8। ठीक है,
616 और 32 का जो HCF आया अपने पास वो कितना आ गया 8। तो इसका मतलब ये मैंने क्या है, समान संख्या स्तंभों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, HCF किसके 616 और 32 के HCF के, और HCF कितना आ गया 8। इसका मतलब समान स्तंभों के समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 लाइनें बनेंगी। 616 तो सदस्य है सेना के और 32 सदस्य है आर्मी बैंड के, इनकी लाइनें जो लगेंगी वो किस प्रकार से लगेंगी, 8 सदस्यों की क्या लगा दो, लाइन लगा दो। तो सब जितने भी स्तंभ बनेंगे उसमें प्रत्येक में सबके सैनिकों की संख्या और आर्मी बैंड की संख्या कितनी आ जाएगी 8 की। 8 की लाइन लगा दो, किसी भी लाइन में कम नहीं होंगे। ठीक है भाई, एक लाइन में 7 रह गए, एक में 5 रह गए, नहीं, सब में 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 8। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, दोबारा समझ लीजिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो 616 सेना के सदस्य थे, 32 सदस्य थे आर्मी बैंड के, इनकी हमें लाइनें लगानी थी। जैसे आपने 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड देखते हो ना, तो उसमें लंबे लंबे, तो ऐसी कोई लाइन होती है क्या कि हाँ इस लाइन में तो 15 सदस्य हो गए और इसमें कितने हो गए 10 ही हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। जो अपन 15 अगस्त 26 जनवरी की जो लाइनें लगाते हैं परेड की, तो उसमें क्या होता है बराबर बराबर, जैसे इस लाइन में अपने पास 10 कैंडिडेट हैं, तो इसमें कितने होंगे 10, इसमें भी कितने होंगे 10, मतलब समान संख्या वाले स्तंभ बनाने हैं। तो समान संख्या वाले स्तंभों की बात होगी तो अपन क्या निकालेंगे 600 इनका मैस है, कौन सी विधि से, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से। इन दोनों का मैस निकाला, भाग देकर 32 का भाग दिया 616 में। ठीक है, तो मैस से कितना आ गया 8। इसका मतलब समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अगला प्रश्न, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन संख्या 2, उसमें क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। वो सिद्ध कर लिए यहाँ क्या था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने को आता है, जैसे पूर्णांक 3 है, इसका वर्ग क्या हो गया 3 का वर्ग। अभी अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a = bq + r। इसका वर्ग करें तो ये क्या हो जाएगा a² और इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो ये धनात्मक पूर्णांक का क्या हो गया वर्ग। तो हम क्या करेंगे, पहले एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। अब देख एक चीज और कि a क्या है पूर्णांक है, तो a² भी क्या होगा पूर्णांक। जैसे 3 क्या है पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो वो भी क्या आएगा एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो किसके लिए लागू होती है, धनात्मक पूर्णांकों के लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो किसके लिए लागू होती है, धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ठीक है, तो वर्ग भी क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग भी क्या होता है धनात्मक पूर्णांक। तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हल करते हैं इसको देखिए, सबसे पहले वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, a = bq + r, और जहाँ r का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 या 0 से अधिक और किससे कम b से, भाजक से कम। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी अपने पास। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब देखिए यहाँ m है लेकिन अपने पास यहाँ क्या आता है q, तो कोई दिक्कत नहीं, जब वर्ग करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा m ले लेंगे अपन। तो इसका मतलब इसके जो गुणा में कितना आ रहा है 3, इसका मतलब b का मान कितना मानना है 3। तो यहाँ 3 है तो b का मान हम मान लेते हैं कितना माना
माना कि b बराबर कितना है 3, भाजक कितना मान लिया 3। अगर भाजक का मान 3 मान लिया तो बताओ r के मान क्या क्या हो सकते हैं 0, 1 और 2। भाजक से कम होता है 0, 1, 2। इस 0, 1 और 2 पर हम किसका मान निकालेंगे 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला r बराबर 0 पर यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय ये है समीकरण 1 में जो अपने दे रखी है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना मानेंगे 3। ठीक है, q और r का मान कितना रख रहे हैं 0। तो ये a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया 3q। ठीक है, ये क्या है, ये तो धनात्मक पूर्णांक है a क्या है धनात्मक पूर्णांक। लेकिन जो प्रश्न बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है वर्ग। ये क्या है धनात्मक पूर्णांक। यूक्लिडी विभाजन प्रमेय हम पढ़ रहे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहां a क्या होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो a तो ये क्या है, ये तो 3q आया, वो क्या आया एक धनात्मक पूर्णांक आया 3q। हमें क्या करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना। प्रश्न में दे रखा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो हमें ये जो धनात्मक पूर्णांक a आया है इसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसका दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो कीजिए वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3q का भी क्या कर देंगे वर्ग, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और q स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया a स्क्वायर बराबर, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 9 q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3q स्क्वायर। अब हमारे को यहाँ क्या लाना है देखिए पहले 3m, क्या लाना है 3m लाना है। तो ये 3 आ गया, इसकी जगह अगर मैं m लिख दूं किसकी जगह 3q स्क्वायर की जगह, अगर 3q स्क्वायर की जगह इस 3q स्क्वायर की जगह मैं क्या कितना लिख दूं m, तो ये कितना आ जाएगा 3m हो जाएगा। 3q स्क्वायर की जगह अगर मैं m रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 3m। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 3 है। तो यहाँ माना कि 3q स्क्वायर को हमने कितना मान लिया m। अब देखिए प्रश्न में हमारे को दिया है कि m ये क्या है पूर्णांक है m, और ये q भी क्या होता है भागफल होता है q, भागफल ये क्या होता है पूर्णांक। ये तो q पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर भी क्या होगा पूर्णांक, और m भी क्या है पूर्णांक। इस 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया m, एक अलग पूर्णांक दे दिया 3q स्क्वायर को कि इसका नाम क्या दे दिया m है ये। ठीक है, तो इसको क्या मान लिया m। तो देखिए a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3m, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं कितना 2। या बराबर कितना लिखा आपने 0। इसी प्रकार से दूसरा r बराबर कितना ले लेंगे 1, r बराबर 1 पर यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो a बराबर b का मान 3, q और r का मान कितना 1। ये क्या है a धनात्मक पूर्णांक और हमारे को क्या करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, हमें क्या करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इसका क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो वर्ग। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर, अब ये देखिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, इसमें एक सरसोमिका लग रही है कौन सी, इसको तो मान लीजिए कितना x और इसको क्या मान लीजिए एक को y। तो ये सरसोमिका किसकी हो जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको x माना है इसको y, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर की सरसोमिका बोलो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x का मान कितना माना आपने 3q, ये x का मान दिए y का मान, इस x की जगह कितना रख दो 3q
2 x की जगह 3 क्यू, y की जगह कितना 1, इस y की जगह 1, तो यहाँ लिख दो इसको। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 क्यू गुणा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से खोल दिया इसको। ठीक है, ये 3 क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 क्यू, और ये कितना हो गया 1। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसको देखो 3m प्लस 1, 3m तो आ गया अपने पास, अब क्या लाना है 3m प्लस 1। तो देखिए ये 1 तो अपने को चाहिए, 3m प्लस 1 है ना, तो 1 तो अपने को चाहिए, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो। अब इस यहाँ पे कितना लाना है अपने को 3m, तो इन दोनों पदों में से 3 को मना रहे हैं क्या, इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो चाहिए अपने को ऐसे कैसे एक, तो इसको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से क्या को मना रहे हैं 3 को मना रहे हैं, तो 3 इन दोनों में से 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, और ये प्लस 1 अपना अलग। अगर अब देखिए अगर मैं इस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू की जगह कितना रख दूं m, इसे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू की जगह m रख दूं 3, ये लग दिया m, तो ये आ जाएगा अपने पास जो सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये m किसकी जगह रखा है यहाँ, माना कि भाई ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू क्या है एक पूर्णांक, और m भी क्या है परसेंट दे रखा है पूर्णांक, तो मान सकते हैं। तो माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर कितना मान लिया m मान लिया, तो इसकी जगह m रख दिया, तो ये भी एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना आ गया अपने पास 3m प्लस 1। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। ठीक है, अभी तो r बराबर 2 पर भी मान रखना है अपने को, अभी तो r बराबर 2 पर भी मान रखना है। दोबारा देख लीजिए, इसको मिटाने वाला हूं मैं, पर सिद्ध करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ 3 से स्पष्ट हो रहा है कि b का मान यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कितना मानना है 3, b का मान 3 माना, तो r का मान आपके पास प्राप्त हो गया 0 1 2। r बराबर 0 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय समीकरण 1 से देखिए, ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय समीकरण 1 में दे रखा है, इसमें r बराबर 0 रखा, तो a बराबर कितना आ गया 3 क्यू। प्रश्न में बोल रखा था कि धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है वर्ग, तो हमने इसका क्या कर दिया वर्ग किया, तो a स्क्वायर बराबर ये आ गया 9 क्यू स्क्वायर आ गया। इसमें 3 में इस 9 क्यू स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, और 3 क्यू स्क्वायर को क्या लिख दिया m। ठीक है, तो ये आपके पास 3m आ गया। इसी प्रकार से r बराबर 1 रखा, r बराबर 1 रखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, b का मान 3 क्यू प्लस 1 में वर्ग किया क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, वर्ग किया तो इसको x प्लस वाई के होल स्क्वायर से खोला अपने विस्तार किया इसका, तो कितना आएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब ये प्लस 1 तो अपने को चाहिए यहाँ, ठीक है, तो इस प्लस 1 को ऐसे कैसे यहाँ रख दिया, और इन दोनों में से इनमें से क्या निकाल लिया 3 कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी जगह m रख दें तो ये 3m प्लस 1 के रूप में बन जाता है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया m, और यहाँ लिख दिया कि माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, तो a स्क्वायर बराबर अपने पास प्राप्त हो गया 3m प्लस 1। उतार लो इसको। तीसरा इसमें r बराबर अपन रखते हैं कितना, r बराबर 2, इसमें r बराबर कितना रख देते हैं 2, या r बराबर 0 और 1 पर कर लिया, r बराबर 2 रख देते हैं इसमें। तीसरा r बराबर 2 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो कितना हो जाएगा r बराबर 2 पर a बराबर 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, अब धनात्मक ये तो धनात्मक पूर्णांक आ गया 3 क्यू प्लस 2 के रूप में, लेकिन हमारे को क्या करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो याद आएगा अपने पास a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, और अभी x प्लस वाई के होल स्क्वायर बताया था इनको रखना, तो क्या हो जाएगा इसको विस्तार करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 क्यू गुणा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर।
3 क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, इसको हल किया तो 2 3 6 6 दूनी 12 क्यू प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। देखिए अब लेकिन अपने 3m सिद्ध कर दिया, 3m प्लस 1 भी सिद्ध कर दिया, आगे तो कुछ सिद्ध ही नहीं करना, लेकिन r बराबर 2 को आपने लिया था तो r बराबर 2 पर मान तो निकालना था। तो क्या करें, ऐसा कुछ करो कि इनमें सब में से 3 कॉमन निकल जाए, ऐसा कुछ करो कि इन सभी पदों में से क्या कॉमन निकल जाए 3। तो क्या करते हैं, देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको तो ऐसे कैसे रखा है, इस 4 को हम क्या ले सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। अब 1 तो चाहिए अपने को, और इन तीनों पदों में से क्या निकाल लेते हैं 3 कॉमन निकाल लें, तो कितना आ गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 4 क्यू प्लस इसमें से 3 कॉमन आ गया तो 1, ये एक अपनी जगह। अब देखिए अगर इसकी जगह क्या रख दें m, 3, इसकी जगह क्या रख देते हैं m प्लस 1, तो यहाँ लिख देते हैं माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर कितना m, तो यह आपके पास जो आया a स्क्वायर का मान, वह a स्क्वायर का मान आ गया 3m प्लस 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर इसको दे देते हैं 4। 3 समीकरण पहले दे चुके अपन, समीकरण 4 यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर, समीकरण 1 2 सॉरी समीकरण 2 3 व 4 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी धनात्मक समीकरण 2 3 4 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जिस प्रकार से अपना क्वेश्चन संख्या 4 भी समाप्त हुआ। उतार लो इसको।